गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कंटिन्यू है, उसी में आगे जो सब टॉपिक है उसको स्टार्ट करें हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो पहले जो हमने चैप्टर को डिवाइड किया था उसमें 3 पार्ट हमने डिवाइड किए थे। जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट था, सेकेंड वन था हमारे पास गैस इन सॉल्वेंट, और थर्ड वन हमारे पास था सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम लोग यहां पर सेकंड कैटेगरी पे एक प्रकार से आ गए कि गैस को हम लोग जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है और कौन सा हमारे पास लॉ है जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ये अपन इस सब टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। तो इस टॉपिक को अपन अगर स्टडी हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि गैसेज जो हमारे पास हैं, मैनी गैसेज डिसॉल्व इन वाटर, मैनी गैसेज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि हम लोग अगर डिफरेंट गैसेज अपन लेते हैं तो सभी जितनी भी हमारे पास गैसेज अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं तक अपन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं। कुछ अपन मोर अमाउंट में होती हैं, कुछ लेस अमाउंट में होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं many gases dissolves in water up to a more or less extent। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम लोग कोई भी गैस लेंगे उसका किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्यूशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैस किस तरह की है, किस तरह का हमारा सॉल्वेंट है और कौन क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है। ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो अपन सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो जो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे राइट डाउन करने जा रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और ये फैक्टर सारे के सारे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इनके पास भी जो अपन एग्जाम हमारे पास एडवांस है, मेंस है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी इन टॉपिकों में से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपन ध्यान देंगे। फर्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of a gas in a liquid। factors affecting the solubility of a gas in a liquid। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अपन कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर हमारे पास रहेंगे? फर्स्ट वन है नेचर ऑफ गैस, किस तरह की गैस है। सेकेंड वन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। थर्ड वन है जो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे, दैट इज टेम्परेचर। और फोर्थ वन है हमारे पास प्रेशर। ये जो फर्स्ट अपन पे 2 फैक्टर हैं ये मेनली हम लोग यहां पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अपन 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर अपन सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इनमें जो फर्स्ट 2 फैक्टर हैं इनको पहले समझ लेते हैं। तो इनको पहले समझने का तरीका तो हमारे पास एक ही है कि जो गैस होगी उसकी किस तरह की नेचर है और जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी किस तरह की नेचर है, ये हमारे पास में कंट्रोलिंग फैक्टर होगा। मैं एक सिंपल सी बात अगर बोलूं तो लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जिस तरह की गैस है उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोलर गैसेज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट वेयर एज नॉन पोलर गैसेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि हम लोग यहां पर राइट डाउन कर सकते हैं कि जो पोलर गैसेज हैं वो हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी और जो नॉन पोलर गैसेज हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। तो अपन ध्यान देंगे यहां पर फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं।
polar gases are highly soluble in polar solvent. That is, SO2 gas is soluble in water and अमोनिया गैस जो हमारे पास NH3 होती है इज soluble in वाटर। हम लोग इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, गैसेस which undergoes in ionization gases which undergo in ionization in a solvent dissolves into that solvent. Gases which undergoes in ionization in a solvent dissolve into that solvent. That is, कि अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, तो अमोनिया गैस वाटर में आयनाइज होगी एंड दैट विल फॉर्म आयंस। सिमिलरली अगर अपन लोग वाटर में HCl गैस को डिजोल्व करें तो ये हमारे पास H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस बना लेगा। इसका मतलब जो गैसें हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर आयनाइजेशन शो करेंगी वो हमारे पास में उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैसेस जो हमारे पास नॉन पोलर होती हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, और हम ये भी बोल सकते हैं कि उनका आयनाइजेशन वाटर के अंदर नहीं होता। यानी कि हम लोग ये बात समझ जाएं कि जो गैसेस हमारे पास में किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आयनाइज हो जाएंगी वो अपन उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगी ड्यू टू आयनाइजेशन। नॉन पोलर गैसेस, नेक्स्ट वन पॉइंट, नॉन पोलर गैसेस dissolves in non-polar solvent. Dissolve in non-polar solvent. इसका मतलब ये बात हमें क्लियर हो गई। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग कि लाइक हमारे पास में अगर मीथेन है, C2H6 है, dissolves in non-polar solvent like बेंजीन। अपन इस तरह से टोल्यूइन ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, इस तरह के अपन अदर सॉल्वेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, हम लोग यहां पर एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरीड होगी। तो अभी तो मैंने ये बात बता दी है कि जिस तरह की गैस होगी उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। यानी कि पोलर गैसेज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वेयर एज नॉन पोलर गैसेज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब अपन आगे पॉइंट आता हमारे पास यहां पर नेक्स्ट वन की सोल्युबिलिटी, थर्ड पॉइंट अपन बोल सकते हैं, विद सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीज डाउन। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीज डाउन, यानी कि तुमने टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हम लोग इस बात को यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देख सकते हो यहां पर मेरे पास कोई गैस है, यहां पर कोई गैस ली हमने, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लिया, यहां पर हमारे पास में गैस है, Z मान लेते हैं, Z गैस है,
तो ये हमारे पास जेड एक्वस बन गया। हमने इस जेड गैस को जो है वो अपन यहां पर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया और ये जेड एक्वस बन गया। द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक। यहां पर ये ध्यान रखना है, डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। या अपन देख सकते हैं कि कोई गैस अगर हमने ली और सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे बहुत ही पुअर होंगे, बट वेन एवर गैस कम इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इन दैट केस द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी स्ट्रॉन्गर एंड इन दैट केस द मोर एनर्जी विल बी रिलीज एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने जेड गैस ली और सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, जेड एक्वस और डेल्टा एच नेगेटिव हमारे पास है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम लोग यहां पर ली चटेलियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं कि द प्रोसेस विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, यानी कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में तभी ज्यादा सोल्यूबल होगी जब तुम टेम्परेचर यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, यानी कि ऑन डिक्रीजिंग, यहां पर बात कर सकते हैं हम लोग कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज या ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात अपन ध्यान रखें कि सोल्युबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेनेवर यू इंक्रीज टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज डाउन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर की बात भी कर लेते हैं, प्रेशर की बात भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है प्रेशर। तो प्रेशर में बहुत ही हमारे पास कॉमन सा पॉइंट है कि तुम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं। मान लिया तुम्हारे पास में सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक जिन्हें बोलते हैं हम लोग, उसमें तुमने देखा होगा कि CO2 गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है और CO2 गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो अपन वाटर के अंदर हाई है तभी उसमें टेस्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर पर CO2 गैस जो हमारे पास वाटर है उसमें ज्यादा सोल्युबल है। तो यानी कि हर केस में ऐसा ही होता है कि व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन ए गैस then the solubility will increase in a particular solvent. It implies that कि solubility increases on increase in pressure. इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो solubility इंक्रीज होगी, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अपन ध्यान रखें बेटा ये पॉइंट अपन पे। तो मैं एक बार फिर से अपन रिकॉल कर देता हूं सारे पॉइंट को जो हमें ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सोल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ज्यादातर गैसेज हमारे पास में वाटर में सोल्युबल होती हैं। जो सोल्युबिलिटी होती है वो अपन जो कंट्रोल होती है जो हम लोग बात करते हैं वो अपन सॉल्वेंट और गैस की दोनों की नेचर पर डिपेंड करेगी। polar gases are soluble in polar solvent whereas non polar gases are soluble in non polar solvent। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। solubility of a gas, solubility of a gas is given by solubility of a gas is given by Henry's law। हम ये बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ जो है वो इसे एक्सप्लेन करता है सोल्युबिलिटी को। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेनरीज लॉ। तो अपन लिख सकते हैं हेनरीज लॉ। स्टेटमेंट हम लोग राइट डाउन करने जा रहे हैं। द सोल्युबिलिटी of a gas at given temperature in a solvent is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its partial pressure। सॉरी बेटा,
its partial pressure directly proportional to its partial pressure, हम लोग ये बोल सकते हैं कि at which it is dissolved, at which it is dissolved, at which it is dissolved. ठीक है. The solubility of a gas at a given temperature in a solvent is directly proportional to its partial pressure at which it is dissolved. यानी कि अपन देख सकते हैं solubility of a gas, solubility is always represented by X, is directly proportional to partial pressure of the given gas, directly proportional to its partial pressure. ये partial pressure के directly proportional है और ये solubility है. तो अपन ये बोल सकते हैं solubility जो है वो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो that is represented by X. तो यानी कि X is directly proportional to P. देख ले बेटा हम लोग X is directly proportional to P. तो क्या अपन ये बोल सकते हैं समटाइम्स कि अपन इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. रिमेंबर इट, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. बच्चों को ये बात अपन ध्यान रखनी है कि दोनों चीज वैसे तो अलग अलग मीनिंग रखेंगी, क्योंकि यहां पर अगर तुमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा. अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास K डैश इंटू P. हमने कोई नया कांस्टेंट मान लिया K डैश, लाइक कि ये हैंडी कांस्टेंट नहीं है बट कुछ अलग है. यूनिट ऑफ KH डैश इज ATM इनवर्स. यहाँ पर ATM इनवर्स है, इसी को देख करके हम फार्मुलेट करते हैं. बट इफ यू राइट डाउन दिस वन कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, क्योंकि सोल्युबिलिटी अपन प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, या प्रेशर जो है हमारे पास गैस का जो है वो अपन सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं KH इंटू X. दिस इज हेनरी कांस्टेंट. यानी KH और KH डैश में क्या डिफरेंस है? KH और KH डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. KH एंड KH डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यूनिट यहां पर ये यूज करने वाले हम लोग P बराबर KH इंटू X. दिस इज हेनरी लॉ. हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट के लिए वाली प्रॉब्लम अपन फार्मूले को यूज करेंगे P बराबर KH इंटू X. यहां पर ये जो हमारे पास हेनरीज लॉ है, जनरली हम लोग इस हेनरीज लॉ को यूज करेंगे. और एक बात और ध्यान रखना कि अपन यहां पर जो KH का यूनिट है वो होगा ATM, टोर और बार या MM, जो भी लेना चाहिए. ध्यान रखें यहां पर यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, यहां पर ATM इनवर्स. ये देखें अपन डिफरेंस है दोनों में. बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो KH डैश है दैट इज नॉट ए हेनरी कांस्टेंट, that is inverse of this KH. This is Henry constant and unit of this Henry constant is ATM, टोर, बार और MM. तो अपन बिल्कुल केयरफुल रहें कि हम लोग हेनरी कांस्टेंट को यूज करने वाले हैं, हम लोग KH डैश को यूज करने वाले नहीं हैं. बट एक बार कई बार हमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है कि यूनिट ATM इनवर्स है, तब हम लोग X बराबर KH डैश इंटू P यूज करेंगे. उस फार्मूले की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, इस फार्मूले की यूनिट हमारे पास ज्यादा जरूरत पड़ने वाली न्यूमेरिकल में. P बराबर KH इंटू X. जरा ध्यान देना, KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट. अब हमें यूनिट ऑफ KH हमने पहले ही डिस्कस कर दी. X इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, P इज द प्रेशर एट, तो P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट विच इट इज डिसॉल्व. X इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस. सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑलवेज गिवन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. सोल्युबिलिटी किस टर्म में गिवन है बेटा? सोल्युबिलिटी इज ऑलवेज गिवन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो अपन ध्यान रखेंगे X इज द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस. सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस यहां पर लिख देते हैं हम, ऑफ ए गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. हाँ, अब हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, कुछ कुछ पॉइंट इसमें भी हमें रिमेंबरिंग रखने हैं, ध्यान रखेंगे. मैं फटाफट बोल देता हूं.
जैसा कि अभी पीछे हमने डिस्कस कर दिया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीज डाउन। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया हमने, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH जो है क्या होगा, अगर KH की बात करें तो P/X होता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा एट ए गिवन प्रेशर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH इंक्रीजेस एट ए गिवन प्रेशर। ठीक है, एट ए गिवन प्रेशर, ये ध्यान रखेंगे बेटा हम लोग, ये ध्यान रखेंगे एट ए गिवन प्रेशर। ठीक है, गिवन प्रेशर पर जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की जो वैल्यू है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे। अपन एक और पॉइंट ध्यान रखें, ये सारे पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फॉर डिफरेंट गैसेस, for different gases the value of Henry constant is different for same solvent, for same solvent। For different gases the value of Henry's constant is different for same solvent। यानी कि एक ही सॉल्वेंट के लिए अगर हम डिफरेंट गैसेस में देखें तो उसकी वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की अलग अलग होगी, यानी कि फॉर डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर ए गैस द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, the value of KH, for a gas the value of KH is different in different solvent। डिफरेंट सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन ध्यान देंगे बेटा, नेक्स्ट वन ध्यान देंगे, यानी कि एक ही गैस है, हमने अलग अलग सॉल्वेंट में डाला, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी। हमारे पास अलग अलग गैसेज हैं, एक ही सॉल्वेंट में डाल लेंगे, मान लिया हमारे पास C2H6 है, हमारे पास मीथेन भी है, बेंजीन भी है, हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं, और हमने अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल दिया तो उन सभी गैसेज के लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां पर ग्राफ P बराबर KH इंटू एक्स, तो अगर P और X में ग्राफ खींचे हम लोग, P इज रिप्रेजेंटेड हेयर, X इज मोल फ्रैक्शन, सोल्युबिलिटी, देन इट विल बी कांस्टेंट एंड दिस विल बी y बराबर mx, तो m जो रहेगा दैट विल बी tan थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास KH के इक्वल होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तभी मैंने बोला डिफरेंट गैसेज के लिए सेम सॉल्वेंट होने पर KH का वैल्यू अलग अलग होगा, एक ही गैस का सॉल्वेंट अलग अलग होने पर उसका भी KH का वैल्यू अलग अलग होगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो अपन लोग इस बात को अपन ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो हम लोग यहां पर लेने जा रहे हैं, दैट इज कि अगर मान लिया हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें, सपोज अगर मान लिया मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, मैं उसमें कोई गैस को डाल देता हूं, यहां पर कोई गैस ले ली, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो सोल्यूट यहां पर सोल्यूट की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, और ये अपन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सोल्युबिलिटी के लिए हमें फार्मूला कौन सा लगाना, P बराबर KH इंटू एक्स। एक बार थोड़ा सा अपन फार्मूलेशन को भी अच्छे से देख लें कि अपन फार्मूला कैसे लगाना है। एक्स देखने में तो मोल फ्रैक्शन लग रहा है, एक्स हमारे पास में यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है भी वैसे मोल फ्रैक्शन ही है, बट अपन पे थोड़ा सा अपन नोटिस करना है, यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं है, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर के बराबर होगी। बट हम लोग इस बात का ध्यान दें कि जो x है, अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालना चाहता हूं, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम? मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि हम लोग लिख देते हैं मोल ऑफ गैस प्लस एन। ये अपन ने एन एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे जो मोल ऑफ गैस है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये वैल्यू बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, P बराबर KH इंटू मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग यहां पर लिख देते हैं बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि गैस तो बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, गैस के मोल तो बहुत कम डिजोल्व होते हैं वाटर में, किसी भी सॉल्वेंट में। और जनरली सॉल्वेंट हमारे पास में जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर है, बहुत कम डिजोल्व होती है। तो अपन इसका मतलब गैस के मोल कम होंगे एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने उसे नेग्लेक्ट भी कर दिया नीचे। तो एक प्रकार से मोल फ्रैक्शन में ऊपर तो मोल ऑफ गैस है, नीचे अपन पे मोल ऑफ सॉल्वेंट है। फॉर्मूले में यही ध्यान रखना है। कई बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अपन मोल ऑफ गैस बतानी, मोल ऑफ सॉल्वेंट दिए हुए। हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया पहले हमारे पास में यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, गैस के मोल निकाल लिए। गैस के मोल कितने मोल में? वाटर में 1 मोल वाटर में। एक प्रकार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही बात ध्यान रखनी बच्चों को, द मोल कैलकुलेटेड हेयर विल बी द मोल ऑफ गैस प्रेजेंट इन मोल ऑफ गैस डिजोल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मान लिया 10 मोल में तो 10 टाइम कर दो, इसे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तो हमारे पास में गैस के यहाँ पर मोल्स डिजोल्व आ जाएंगे। कंसंट्रेशन निकालनी तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करना बताएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ध्यान रखें P बराबर KH इंटू एक्स, और x को हमने इस तरीके से राइट डाउन कर दिया। और यहाँ पर x की कोई यूनिट नहीं होगी, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास में P के बराबर होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जैसा कि अभी मैंने बोला था कि हेनरी लॉ जो है वो हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने सोल्युबिलिटी वाला पार्ट डिस्कस किया कि सोल्युबिलिटी जो है वो कैसे अफेक्टेड हो रही, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हो रही है। और इसमें 2 फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर जो होता है ये हमने बता ही दिया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे देन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीज डाउन, इफ प्रेशर इंक्रीज देन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज। तो हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी हमारे पास कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो हम लोग एक बात ध्यान देंगे, तो लिमिटेशंस लिख लें हम लोग ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो लिख लेंगे फर्स्ट वन, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रेशर शुड बी लो। दैट इज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर शुड बी लो, शुड बी लो। ये मिटा देता हूं अच्छे से, बढ़िया से बोर्ड दिखाई दे जाए। शुड बी लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर शुड बी हाई। थर्ड वन, गैस शुड नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन इन सॉल्वेंट, मतलब डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वन, गैसेस शुड नॉट अंडरगोज आयनाइजेशन इन सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट अंडरगोज आयनाइजेशन इन सॉल्वेंट एंड गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। ये अपन लिमिटेशंस हैं जो हमारे पास में यहां पर हेनरीज लॉ को अप्लाई करते समय ध्यान रखनी है। तो हमने अभी हेनरीज लॉ में ये पढ़ लिया कि सोल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, ये चीज हमने पढ़ ली। मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट और बोल देता हूं कि अपन ध्यान ये भी रखना है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन अपन सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट ही आते हैं,
इन्हें जो हम लोग गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में डिस्कस कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन छोटा मोटा आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, ये पॉइंट अपन ध्यान रखें। तो मैं एक ब्रीफ में यहीं पर अपन यहां पर थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूं जो मुझे यहां पर बताना था कि इसमें अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तो मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं। सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो बेटा यहां पर ध्यान ये रखना है, जनरली द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जनरली मतलब ऐसा हर जगह नहीं है, कभी कभी एक्सोथर्मिक भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर प्रोसेस जनरली इन जनरल बोल सकते हैं, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज एंडोथर्मिक। बट ऐसा नहीं, नॉन नेसेसरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह ही हो। बट सम टाइम, यहां पर ध्यान रखें, इन जनरल है, बट सम टाइम्स कैन बी एक्सोथर्मिक, हाँ ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सॉलिड, यहां पे लिख दिया सॉल्वेंट या लिक्विड, और यहां पर हमारे पास में जो सॉलिड है वो अपन पे सॉल्वेंट, अगर मान लिया हम लोगों ने लिक्विड लिया है तो ये एक्वस हो गया, ऐसे मान सकते हो। ये सॉल्वेंट वाटर ले लिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास सॉलिड एक्वस हो गया, मतलब डिसॉल्व हो गया। प्रोसेस हमारे पास कैसा है, एंडोथर्मिक। हमें ध्यान रखना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द प्रोसेस विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मोर सॉलिड विल बी सोल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर एंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। वेयर एज अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। ये अपन ध्यान रखेंगे। बट अगर सॉलिड को अगर डाल दिया हमने सॉल्वेंट में, वाटर में, ये अपन लिख सकते हैं यहां पर सॉल्वेंट, वाटर ले लिया बेटा मैंने, ये आ गया सॉलिड एक्वस, ये हमारे पास डिजोल्व हो चुका है, एक्वा सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन ही लिख देते हैं अपन, डिजोल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये अपन सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, ये भी सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर निगेटिव है, देन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखेंगे हम लोग। वैसे जनरली हमारे पास में ज़्यादा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आती नहीं है, जनरली हमारे पास में सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ज़्यादा अपन इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने टॉपिक में पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, और उसमें हेनरी लॉ पढ़ा, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, वो कैसे अपन एक्सप्लेन हो रही है, सोल्युबिलिटी किस तरीके से अपन एक्सप्लेन होती है, पोलर सॉल्वेंट में कैसे सोल्युबल है, नॉन पोलर में अपन पे जो नॉन पोलर गैसेज हैं वो कैसे अपन पे सोल्युबल हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अपन इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें, और जो भी कभी भी डाउट रहता है तो अपन पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से बैठ करके पूरे वीडियोस को देखें। चलिए हम अगले अपन पे जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हेनरी लॉस की कैसे करनी है, और अपन कंटिन्यू स्टडी में रहें। मेरा एक बच्चों से और कहना है कि बच्चे क्योंकि घर पे बैठ करके थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को कई बार ऐसे मान सकते हो कि सिंसियरिटी में नहीं करते, वीडियो थोड़ा बहुत देखा फिर बाद में देख लेंगे, अवेलेबल तो है ही हैं, तो अपन थोड़ा ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें,
टॉपिक को अच्छे से अपन नोट्स बना के नोट करें, प्रॉब्लम को सोल्व करें, और बाद में जैसे ही अपन टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं एक वीडियो पर्टिकुलरली अपन प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला ही लूंगा, कुछ प्रॉब्लम लूंगा और उसमें अपन हर एक टॉपिक की एक एक दो प्रॉब्लम होगी, तो उससे और प्रैक्टिस वाले वीडियो में रहेगी। हालांकि इसमें भी बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे, तो अगला जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर हम लोग हेनरी लो के प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। थैंक यू।